तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले बॉडी टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। बॉडी में टेम्परेचर किस तरह मेंटेन रहता है उसके बारे में जानेंगे। हीट प्रोड्यूस कहाँ पे होता है बॉडी में, और हीट लॉस कैसा होता है, और बॉडी में टेम्परेचर बढ़ना मेंटेन होना ये कैसा होगा इसके बारे में जानेंगे। और फीवर, जो हम फीवर बार बार बॉडी में आता है तो उसका क्या कॉज है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। कैसा फीवर आता है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। ठीक है। जब भी हम बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका मेन एम क्या रहता है कि बॉडी को एनर्जी मिले। तो इस प्रोसेस में बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और साथ में उस फूड को यूटिलाइज करने में साथ में टेम्परेचर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो वो टेम्परेचर जो है हर सेल में प्रोड्यूस होता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। बॉडी का टेम्परेचर क्यों मेंटेन हो सके? ताकि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक है। तो आइए देखते हैं टेम्परेचर किस तरह मेंटेन होता है। बॉडी का टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर 96.5 टू 99.5, ये नॉर्मल टेम्परेचर। इसमें अगर बॉडी रहेगी तो उसको नॉर्मल कहलाएंगे। तो उसको फॉरेन हीट, यानी जो टेम्परेचर को जिस स्केल से हम लोग देखते हैं उसको फॉरेन हीट या सेल्सियस कहते हैं। तो सेल्सियस 36 टू 38 नॉर्मल है, 96 टू 96.5 टू 99.5 नॉर्मल है। ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं इसमें इसमें ये है कि बॉडी के अंदर जिस एरिया में रखेंगे उसके हिसाब से ये ओरल टेम्परेचर है, यानी अगर जबान के नीचे रख के आप देखेंगे तो ये टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, और एज के हिसाब से भी किसी किसी को टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ड्यूरिंग टाइम, स्लीप टाइम भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है। दो तीन कंडीशंस ऐसे पेशेंट्स में आपको टेम्परेचर अलग देखने को मिलेगा, हेल्दी में टेम्परेचर देखने को अलग मिलेगा, ओल्ड एज में, यंगर एज में टेम्परेचर देखने को अलग मिलेगा। ड्यूरिंग डे टाइम, स्लीपिंग आवर्स में टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर इसके बीच में रहता है, जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है हीट प्रोडक्शन। बॉडी को कंटिन्यूअसली हीट प्रोडक्शन की जरूरत है। ठीक है। उसका प्रोसेस है सेल रेस्पिरेशन, जिसके जरिए से हम जो भी फूड खा रहे हैं डाइजेस्ट होगा, फिर अब्जॉर्ब होगा, फिर लिवर में जाएगा, फिर मेटाबोलाइज होगा, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर ऑक्सीडाइजेशन होगा यानी ऑक्सीजन उसके साथ मिलेगा, मिलके फिर सेल के पास जाएगा। तो सेल उसके अंदर से एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स लेगा, ऑक्सीजन लेगा। लेने के बाद उसके अंदर जब बॉन्डिंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होगा, वाटर सेपरेट होगा, एटीपी सेपरेट होगा, और उसके बाद साथ हीट होगा। ठीक है। तो हर एनर्जी वो यूटिलाइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बाहर चले जाएगा, एटीपी, और हीट जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, किसके जरिए से हो रहा है, हम देखेंगे। बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स है। बॉडी के अंदर क्या है, कुछ हम हार्मोन्स है जो ये टेम्परेचर को मेंटेन करवाते हैं, जिसमें से नंबर वन है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका, वो टेम्परेचर मेंटेन कराता है। ये कौन रिलीज कर रहा है? आपका थायराइड ग्लैंड। इसका काम क्या है? सेल रेस्पिरेशन बढ़ाना और हीट प्रोडक्शन कराना। ठीक है। थायरॉक्सिन का काम क्या है? सेल रेस्पिरेशन अभी ने मैंने बताया कि ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट्स का बॉन्ड होके सेल के अंदर जाना, फिर सेल में क्या होना,
उसके अंदर चेंजेस होना सेल रेस्पिरेशन के अंदर, एटीपी, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, वाटर, ये सब उसके बॉन्डिंग के बाद प्रोड्यूस होना। हीट टेम्परेचर के जरिए से यूटिलाइज होगा। एटीपी एनर्जी सेल को काम करने में मदद करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा। वाटर वो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के जैसा वहां पे रहेगा। ठीक है। तो ये करने में किसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द बॉडीज रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। यानी बॉडी के अंदर कितना रेट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी, उसके ऊपर डिपेंड। यानी जितना रिक्वायरमेंट है, आपका काम ज़्यादा है, ठीक है, आपको वॉक करना है, आपको रनिंग करना है डेली, आपको हार्ड वर्क करना है, तो सेल रेस्पिरेशन हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। आप सेडेंटरी लाइफ गुजारते हैं या बैठे बैठे काम करते हैं, वॉकिंग नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो थायरॉक्सिन लेस अमाउंट में रिलीज होगा, सेल प्रोडक्शन सेल रेस्पिरेशन कम अमाउंट में होगा। ठीक है। और हीट प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड। व्हेन द बेटर, जब आप काम ज़्यादा करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो ऐसे मौके पे क्या है, आपको थायराइड हार्मोन सीक्रेट करेंगे। ठीक है। ये सीक्रेट करने के बाद सेल रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है। फिर सेल 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 रेस्पिरेशन और हीट प्रोडक्शन जब नॉर्मल लेवल पे, पीक लेवल पे आ जाएगा, फिर थायरॉक्सिन अपना हार्मोन रिलीज करना बंद करेगा। यानी थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करना बंद करेगा। जब पीक लेवल से फिर नीचे आ जाएगा, सेल रेस्पिरेशन कम हो गया, हीट प्रोडक्शन कम हो गया, तो फिर थायराइड थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को रिलीज करेगा। तो इस तरह आपकी बॉडी डे टू डे एनर्जी प्रोडक्शन होते रहेगा। किसके जरिए से, थायरॉक्सिन हार्मोन के जरिए। इसीलिए जिसका हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब यह है कि थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है। कम काम करना मतलब T3 कम रिलीज हो रहा है। T3 T4 में क्या डिफरेंस है, T3 एक्टिव है, T4 इनएक्टिव। यानी T4 आगे चल के T3 बनेगा। काम करते वक्त तो T3 रहेगा, जब वो काम नहीं कर रहा है, रिलैक्स मोड में है, तो T4 रहेगा। यानी इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म, यही डिफरेंस है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि T3 हार्मोन कम रिलीज होता है। T3 हार्मोन कम रिलीज होता है तो सेल रेस्पिरेशन कम होता है और हीट प्रोडक्शन कम होता है, जिसके वजह से पेशेंट को कमजोरी आती है। ठीक है। और टेम्परेचर कोल्ड बियर नहीं कर पाता। ठीक है। ऐसे पेशेंट को वीकनेस रहेगा, लिथार्जी, बहुत ज़्यादा वीकनेस, फैटीग रहेगा। और क्योंकि सेल प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो सेल में वीकनेस आ सकता है, बाल झड़ सकते हैं। हाँ, फीमेल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। और वेट गेन हो सकता है, क्यों, क्योंकि उस सेल एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पा रही, एनर्जी स्टोर हो रही, तो वेट गेन होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम, एक्सेस फंक्शन करता है। एक्सेस फंक्शन जब करता है तो क्या होता है, देखिए यही चीज होती है, सेल रेस्पिरेशन ज्यादा अमाउंट में, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी एनर्जी जो भी आएगी यूटिलाइज हो जाएगी, जल्दी जल्दी यूटिलाइज हो, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इनके बॉडी बहुत ज्यादा हीट रहेगी इनके बॉडी में, और ये दुबले हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सेल एनर्जी को जल्दी यूटिलाइज कर रहा। यानी जब थायराइड ग्लैंड को मैक्सिमम लेवल पे जब रिलीज करना है, उसके बाद उसको रुक जाना चाहिए। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूअसली थायराइड ग्लैंड T3 को रिलीज करते ही रहता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली सेल रेस्पिरेशन हीट प्रोडक्शन होते रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट लीन होते चले जाता है, दुबला होते चले जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा थायराइड। तो हीट प्रोडक्शन में थायराइड का, थायरॉक्सिन का, थायराइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अनदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन, वो है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ये रिलीज होते हैं आपकी किडनी के ऊपर, ग्लैंड है मेडुला, मेडुला से रिलीज होंगे। यानी जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाएगा, जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, और मसल्स ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को की मांग करेंगे, एनर्जी का मांग करेंगे। तो एनर्जी का जब मांग करेंगे तो लिवर ज़्यादा जो भी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको देगा, ताकि आपका जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है जल्द से जल्द उसको दूर कर सके, जल्दी आपको नॉर्मल कंडीशन में ला सके। ठीक है। तो ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन देखने को मिलेगा। तो ऐसे मौके पे क्या है, ये जब ज़रूरत है स्ट्रेसफुल कंडीशन उस वक्त ओके। लेकिन अगर एवरी टाइम अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेंगे तो बॉडी के अंदर सेल रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ये हार्ट रेट, ये इसके मसल्स पे ज़्यादा जोर गिरना, लिवर पे ज़्यादा गिरना, ये होते रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट क्या वीकनेस होगा, लिवर, हार्ट, ठीक है, ये पूरे प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन मिनिमाइज होना चाहिए, तो बॉडी के लिए अच्छा है। जैसा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। कोई काम कर रहे हैं लेकिन काम की हद तक ही आप स्ट्रेसफुल है, ओके, उसके बाद के टाइम पे आप स्ट्रेसफुल नहीं है, तो ये बॉडी के लिए अच्छा है। तो सेकंड हार्मोन कौन सा है आपका, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये भी आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद जो ऑर्गन है, ऑर्गन दैट आर नॉर्मली एक्टिव, सिग्निफिकेशन सोर्स ऑफ हीट। हाँ, यानी बॉडी आपकी रेस्टिंग पोजीशन में भी आपको हीट की जरूरत है, वो है आपका स्केलेटल मसल, या जो मसल्स है आपके वो है। ठीक है। और उसके अलावा लीवर है। ठीक है, लीवर 20% प्रोड्यूस करेगा, मसल्स 25% प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली होते रहेगा। और हीट आपका प्रोडक्शन सर्कुलेशन में भी होगा, यानी हार्ट अगर सही पंपिंग कर रहा है ब्लड को, तो उससे भी टेम्परेचर इसी हद तक बॉडी को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि बॉडी उस वार्म ब्लड को अपने पास लेगी तो वार्मनेस उसके अंदर भी रहेगा, तो ये भी कोई एक 10-15% हेल्प करेगा, हेल्प करेगा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यानी हीट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे। और फूड लेने के बाद भी आप, फूड लेने के बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, डाइजेशन के जितने भी एंजाइम्स है सब हीट प्रोडक्शन एंजाइम्स है, हीट होगा तभी तो क्या है, डाइजेशन होगा। ठीक है। तो ये आप और टीसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं, हीट प्रोडक्शन बॉडी स्टमक में होना चाहिए। अगर हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, कोल्डनेस होगा, तो इंडाइजेशन होगा। ठीक है। तो हीट मिनिमल अमाउंट में होना चाहिए ताकि डाइजेशन हो सके। ठीक है। उसके बाद है बॉडी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, वो है कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जैसा कि आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर चुका है, अब उस पैथोजन को मारने के लिए बॉडी क्या करेगा, एक हीट प्रोडक्शन करेगा, ताकि उस हीट प्रोडक्शन की वजह से उस पैथोजन को मार सके इजीली। तो ये कंडीशन आपकी कहलाएगी फीवर। ठीक है। तो फीवर में भी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होगा। तो ये कंडीशंस है जिसमें हीट प्रोडक्शन बॉडी में हो सकता है। एक तो थायरॉक्सिन ये नॉर्मल है, एपिनेफ्रिन स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगा, कुछ ऑर्गन्स है डेली आपको हीट प्रोडक्शन करवाएंगे, स्केलेटल मसल्स है, लिवर है, और उसके अलावा फूड जो आप लेते हैं उससे भी हीट प्रोडक्शन होगा। और कभी कोई कंडीशंस में भी क्या है, फीवर प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये आपके यहाँ पे आपको इसका समरी दी गई, समरी पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हीट लॉस। बॉडी के अंदर से हीट लॉस कैसा, यानी प्रोडक्शन हो रहा तो हीट लॉस भी होना चाहिए, तो प्रोडक्शन और लॉस दोनों मिल के ही बैलेंस कर सकें, कैसा होगा देखिए।
Because the skin covers the body, most body heat is lost from the skin to the environment. When the environment is cooler than body temperature, heat loss is unavoidable. The amount of heat that is lost is determined by blood flow to the skin and by the activity of sweat gland. ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि बॉडी के जो हीट है वो थ्रू स्किन लॉस हो गए, यानी इसका एग्जांपल कैसा देंगे कि जब हीट प्रोडक्शन हो रहा, हीट प्रोडक्शन ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से ही होगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन से ही उसका हम टेम्परेचर, हीट प्रोडक्शन जो हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब सर्कुलेशन स्किन को होगा, स्किन के ऊपर पोर्स है, जो पोर्स क्या है वो स्वेट ग्लैंड्स है स्किन के ऊपर। अगर पर्सन वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है और अपने जो हार्ड वर्क करता है उसके जरिए से क्या है, वो पोर्स ओपन हो जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, उस हीट को लेकर उस स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके जरिए से बॉडी के अंदर से हीट रिलीज हो जाता है। तो ये एक सोर्स है। तो यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है किस तरह होता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो हुआ स्किन की तरफ, उसके बाद क्या हुआ, थ्री प्रोसेस होते हैं: रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन ये है, स्किन क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को देखेगा, बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर। यानी बाहर का टेम्परेचर हीट ज़्यादा है तो स्किन को कूल रखेगा। ठीक है, स्किन अपने आप को कूल रखने की कोशिश करेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर हीट है तो स्किन अपने आप को हीट हॉट रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये रेडिएशन कहलाएगा। तो जब आउटर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, के बाद है आपका कंडक्शन, द लॉस ऑफ हीट टू कूलर एयर और ऑब्जेक्ट सच एज क्लोथिंग दैट टचेस स्किन। तो अब क्या है, स्किन को जो भी आप टच करेंगे, यानी आप स्किन के कपड़े हैं, स्किन क्या है, स्किन अब आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे ऊपर कुछ वार्म मटेरियल है। यानी आप कोई गर्मी के दिनों में आप क्या करेंगे, मोटा कपड़ा पहन लीजिए, जैकेट पहन लीजिए। अब क्या करेगा स्किन, स्किन ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपके ऊपर वार्म क्लोथ्स है लेकिन टेम्परेचर क्या है, हीट का है। तो मैं बॉडी को क्या करना है, मुझे कूल रखना है। तो बहुत ज्यादा स्वेट रिलीज करेगा, बहुत ज्यादा स्वेट रिलीज करेगा। इसीलिए देखिए गर्मियों में क्या है, बहुत ज्यादा पसीना आता है। वही आप सर्दियों में आप कोई जैकेट वगैरह मत पहनिए, पतला सा कपड़ा पहन लीजिए। तो उसमें क्या होगा, बॉडी आइडेंटिफाई करेगी अब मुझे स्वेट ज्यादा रिलीज नहीं करना है बल्कि मुझे वार्म रखना है। तो ये क्या हो गया, कंडक्शन। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, अब आपके एनवायरनमेंट में एयर रिलीज होते रहता है, एयर चलते रहते हैं हवाएं। सर्दी में ज्यादा चलती हैं, गर्मी में थोड़ा कम है। तो ये एयर क्या करता है, उस एवापोरेट हुए स्वेट को, अगर गर्मी के दिनों में वो स्वेट को क्या करेगा, लॉस करेगा, यानी हीट उसके अंदर से लॉस होगी, स्वेट के जरिए से उसको ड्राई कर देगा। वही गर्मी को सर्दियों के दिनों में स्वेट तो ज्यादा नहीं निकल रहा, तो वो क्या करेगा, जब ठंडी हवा लगती है तो हम हमारे स्किन ग्लैंड्स क्या है, वो एक्टिव नहीं होता। वो क्या करते हैं, अभी टेम्परेचर हमें बना के रखना है, हमें स्वेट रिलीज नहीं करना। तो ये डिपेंड है स्किन के बाहर के एनवायरनमेंट पे, स्किन के ऊपर लगने वाले हवा के ऊपर डिपेंड है, और पहनने वाले कपड़ों के ऊपर डिपेंड है। तो ये हीट जो लॉस होगा, ये थ्री वेरिएशंस इसमें बताया गया। तो ये अगर आप इस पर थिंक करेंगे तो सही भी होगी ये बात। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट में कैसा फंक्शन करता है स्किन, और हॉट एनवायरनमेंट में कैसा काम करता है। कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो स्किन को कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स को कम ब्लड फ्लो मिलता है, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट रिलीज नहीं कर पाते। तो इसके वजह से बॉडी के अंदर हीट मेंटेन रहता है। ठीक है, वही ऑपोजिट आपके हीट एनवायरनमेंट में क्या होगा, बॉडी को ज्यादा हीट नहीं होना है, ऑलरेडी हीट बाहर है। तो ज्यादा सर्कुलेशन होगा, वेजल्स जो है थोड़ा
ओपन होंगे, सर्कुलेशन ज्यादा होगा स्वेट ग्लैंड को, और स्वेटिंग ज्यादा होगा। खासकर आप देखेंगे अंडर आर्म, ठीक है, और पेल्विक एरिया में, ठीक है, और फोरहेड में, ऐसे एरिया में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो हीट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट लॉस। और हीट, अब देखिए, हीट लॉस किन के जरिए से हुआ? अब हीट लॉस जो है आपका, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी होगा। वो कैसा? देखिए, रेस्पिरेटरी जो भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, आप देखिए, आप रेस्पिरेशन करते वक्त आप अगर अपने हाथ को नोज के पास रखेंगे तो अंदाजा होगा कि आपका एयर जो है थोड़ा वार्म रहेगा। ठीक है, जिस क्यों? क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो हीट भी उसके साथ रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम के जरिए से भी। जब हाँ यूरिन पास करते हैं तो उसमें भी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है, तो लॉस स्किन के जरिए से होगा, लॉस यूरिनरी सिस्टम के जरिए से होगा, और लॉस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से भी होगा। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ लॉस हमने देखा। तो बॉडी कैसा हीट प्रोड्यूस करता है, हीट लॉस कैसा होता है, इसके बारे में लोगों ने देखा। नेक्स्ट है बॉडी किस तरह रेगुलेट करता है टेम्परेचर, यानी कौन टेम्परेचर का ओनर है, इसके बारे में जानेंगे। सो अब बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, यानी जो 96.5 है उससे लेकर 99.5 है, इसके बीच में मेंटेन कौन करवाता है? ठीक है, ये देखेंगे हम अब। उसका रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये हार्मोनल सीक्रेटिंग ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में मौजूद है। तो ये क्या कराता है? मेंटेन कराता है बिटवीन 96.5 टू 99.5। यानी कब बढ़ाना है वो भी हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा, कब कम करना है ये भी डिसाइड आपका हाइपोथैलेमस करेगा। यानी बॉडी के अंदर जब आप टेम्परेचर जोन चेंज करते हैं, यानी जैसा कि एग्जांपल के तौर पर डे में देखिए थोड़ा हीट है, नाइट में थोड़ा कोल्डनेस है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है नाइट, यानी बॉडी ही गर्म रहती है। डे में आप चेक करिए, कोल्ड रहता है। ठीक है, ये कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर। ये सिग्नलिंग के जरिए से, सेंसरी नर्व्स हमारे स्किन पे है, ये स्किन के जरिए से टेम्परेचर को अंदाजे से ले रहा है और ब्रेन को सिग्नल दे रहा है। तो ब्रेन से हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि अब टेम्परेचर इतना है, बॉडी का इतना मेंटेन करवाना है। मोटार नर्व्स के जरिए से टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो ये सेंसरी नर्व जो भी स्किन के ऊपर है, इसके ऊपर रिसेप्टार्स है, ये रिसेप्टार्स रिसीव करते हैं हीट को, और हीट की इंफॉर्मेशन को सेंसरी के थ्रू ब्रेन में देते हैं, तो ब्रेन से हाइपोथैलेमस को जाता है। जैसा है ब्रेन को सिग्नल ये मिलता है कि टेम्परेचर बढ़ गया बाहर, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? बॉडी का टेम्परेचर कम करेगा, कूल रखेगा बॉडी। जैसा ही बॉडी का बाहर टेम्परेचर कम हो गया, तो जैसा ही ब्रेन को सिग्नल मिला कि बाहर का टेम्परेचर कम हो गया, तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिला, हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये ऑपोजिट फंक्शन करने को मिल दिखता है। ठीक है, तो चेंजेस ये हाइपोथैलेमस करता है। मैकेनिज्म टू इंक्रीज हीट लॉस। तो अब देखिए हीट लॉस क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। यानी आप बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को निकाल देना चाह रहे, हीट, यानी किसी किसी को अब देखिए वेट गेन हो जाता है, ठीक है, फैट आ जाता है। तो आप फैट को गलाना है तो आपको हीट की जरूरत है। तो हीट बढ़ाना चाहिए, तो हीट बढ़ेगा आपको एक्सरसाइज के जरिए से। ठीक है, तो हीट जब बढ़ेगा, एक्सरसाइज बढ़ेगा, तो फैट बर्न होगा, फैट बर्न होगा तो वेट लॉस हो। तो यही एक एक वाहिद रास्ता है। आप वेट लॉस करना चाह रहे, फैट लॉस करना चाह रहे, तो उससे क्या होगा? अब देखिए, बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वेट आएगा,
स्वेट आएगा तो टेम्परेचर उसके अंदर से लॉस होगा। जब लॉस होगा तो उसमें आपके जो अनवांटेड सेल्स है वो भी लॉस। ठीक है, तो ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो ये किसके लिए ज़रूरी है? मोस्टली ओबेस पर्सन, और जो अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करना चाह रहे हैं, मसल्स को स्ट्रांग रखना चाह रहे हैं, और अपने अंदर के फंक्शंस को डेवलप करना चाह रहे हैं, और अपनी जो स्ट्रेंथ है, फंक्शनल स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें करना ज़रूरी है। ठीक है। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म टू कंजर्व हीट। अब हीट ऐसा नहीं कि आप इसको आप लॉस ही करें, कभी कभी आपको उसको सेव भी करना है, उसको बचा के भी रखना, अनवांटेडली उसको लॉस भी नहीं करना। तो सम एक्सटेंट ओके, यू हैव टू लॉस योर heat from the body, but you have to save the heat from the body in the body also। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बॉडी खुद इसका मैनेजमेंट करेगी हाइपोथैलेमस के जरिए से, क्योंकि इसका पूरा डिपेंडेंट एनवायरनमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आ, सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर की जिम्मेदारी हाइपोथैलेमस पे है, ऐसा हम थोड़ी छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? हम बॉडी सिग्नल देगा कि हाइपोथैलेमस की जो टेम्परेचर मेंटेन करने की ताकत थी वो लिमिटेड है। अब ऐसा नहीं कि आप की बॉडी के टेम्परेचर 100 डिग्रीज तक चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बाहर टेम्परेचर अगर मान लीजिए 20 डिग्रीज हो गया, 18 डिग्रीज, 0 डिग्रीज हो गया, तो क्या आपकी बॉडी 100 डिग्रीज तक टेम्परेचर थोड़ी बढ़ाएगी? ऐसा नहीं। ऐसा क्या, अब क्या करेगी बॉडी? बॉडी आप पे प्रेशर डालेगी, आपको इंटीमेशन देगी हाइपोथैलेमस की लिमिट खत्म हो गई। अब इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके सेल्स को नुकसान होगा। तो अब आपको क्या करना है? आपको जैकेट वियर करना है। अब अपने टेम्परेचर को आप आपको खुद से बढ़ाना है। आपको बाहर के एनवायरनमेंट के जो एयर है उससे बचाने के लिए आपको जैकेट वियर करना है, ग्लव्स पहनना है, आपको कैप पहनना है। इसके जरिए से क्या है? इसके जरिए से भी हीट प्रोडक्शन होगा, जो हीट बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो सेव भी होगा, वो रिलीज नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या है? आप कोल्डनेस से बचा सकेंगे। इसी तरह हीट की एग्जांपल ले लीजिए, तो आपको सेव करना है, लिमिट हाइपोथैलेमस का ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, तो लिमिट तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब और एक एग्जांपल आप लीजिए हीट प्रोडक्शन का। बहुत ज्यादा बाहर गर्मी है, आपको गर्मी लग रही है, तो पसीना निकलते चले जा रहा है, तो हीट बॉडी कोल्ड रखने के लिए स्वेटिंग ज्यादा करवा रहे हैं, ताकि ठंडा रहे आप, बॉडी क्या है, ज्यादा हीट में ना जा सके। तो आपकी जिम्मेदारी है आपको डिहाइड्रेशन होने से बचाए, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, आप छत में बैठिए, हवा के नीचे बैठिए। ठीक है, आपके कपड़े ज्यादा मोटे ना हो, कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, ऐसे वक्त वुलन के नहीं पहनना चाहिए। तो ये क्या है? हाइपोथैलेमस को आप सपोर्ट कर रहे हैं आउटर रिसोर्सेस से। हाइपोथैलेमस को अब एनवायरनमेंट ऑपोजिट में है, तो भी आपको सपोर्ट करना है रिसोर्सेज के जरिए से। ऑपोजिट एनवायरनमेंट है, हीट हो या कोल्ड, दोनों के जरिए से। तो इस तरह आप अपने हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने हीट को बचा सकते हैं। वरना क्या होगा? हीट लॉस होगा, हाइपोथैलेमस वीक हो जाएगा, उसका बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा, तो बॉडी कोल्ड हो गया तो बहुत कोल्डनेस में चले जाके बॉडी के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल जीरो होगा, पेशेंट या पर्सन का डेथ हो सकता है। अगर आप स्वेट लॉस, स्वेट के जरिए से वाटर लॉस होगा बॉडी के अंदर, तो डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं, बीपी लो हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो दोनों भी कंडीशंस क्या है? बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो इसीलिए आपको हीट लॉस कराना है, लेकिन मिनिमाइज कंडीशन में, और हीट को आप सेव भी करके रखना है। तो इसीलिए देखिए, जो एक्सेसिव जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और फैट लूज करना चाहते हैं, वो वाटर ड्रिंक नहीं करते, खासकर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और कभी कभी उनको लो बीपी आने की वजह से सडन कोलैप्स भी हो जाते हैं, बहुत सारे किस्से हमने देखा। तो उसकी वजह क्या है? हीट लॉस एक्सेस हो गया, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, और हार्ट सही ब्लड को पंप नहीं कर पाया,
जिसके वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फेंट हो जाते, कोई चक्कर आके गिर जाते। ठीक है। तो ये स्टोरीज हम कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो ये आपका। तो टेम्परेचर में एक अहम टॉपिक है, वो है फीवर। फीवर क्या है, क्यों होता है, चलिए आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फीवर क्या है, ये बॉडी के अंदर टेम्परेचर का बढ़ जाना। जैसे 99.5 टेम्परेचर होना चाहिए, इससे अगर बढ़ जाए 96.5 99.5 के बीच में रहना चाहिए टेम्परेचर एनवायरनमेंट के देखते हुए। तो अगर इससे बढ़ जाए तो हम उसको कहेंगे फीवर। फीवर क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन आ गया है। फीवर का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ जाना। क्यों बढ़ा टेम्परेचर, बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस हुआ। चाहे वो फिजिकल भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन में खुद इन्फेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पायरोजेंस। जो भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शन जो भी बॉडी के अंदर आ जाए, इसको हम कहेंगे पायरोजेंस। ठीक है, पायरोजेंस जब आ जाएंगे तो बॉडी के अंदर केमिकली क्या होगा, हाइपोथैलेमस को इन क्या मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा। तो क्या करेगा वो, सिग्नल लेकर हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि पायरोजेंस को एंड करने के लिए। ठीक है, एंड करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसा कि किसी बच्चे को अगर गले में खराश आ जाए, स्ट्रेप थ्रोट हो जाए, यानी इन्फेक्शन हो गया गले में उसको, तो जैसा ही इन्फेक्शन होगा हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन मिलेगी, तो टेम्परेचर बढ़ा देगा 102। ठीक है, तो जैसे ही 102 होगा, तो अब ये कोल्ड बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया में टाइप से जो बैक्टीरिया रहेगा उसके सिम्टम्स दिखेंगे अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। तो बैक्टीरिया मान लीजिए, अगर कोल्डनेस पैदा करने वाला अगर बैक्टीरिया हो, तो उसको कोल्डनेस होके चिल्स आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये उसको आ, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जब इन्फेक्शन कम होगा तो आपको टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो चिल्स खुद ब खुद कम हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, बॉडी का अगर इम्यूनिटी अच्छा है, बॉडी का इम्यूनिटी अगर अच्छा है, तो वो इम्यूनिटी क्या करेगा, उस पैथोजन को मार देगा, बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन मारने में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। इस दौरान बॉडी खुद अपने आप को डेवलप करेगी उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था। तो इस दौरान क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। किसी को देखिए फीवर आता है, 1 2 दिन रहता है, फिर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन को किल कर दिया। और जैसा इन्फेक्शन कम हो गया बॉडी के अंदर, टेम्परेचर भी कम हो गया। इसीलिए नाउएडेज एंटीबायोटिक्स आर वेरी कॉमनली, क्योंकि हर इन्फेक्शन का एक इलाज देखने को मिल रहा है आजकल, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का रूल चल रहा है आजकल। तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कौन सा एंटीबायोटिक देना है, कितने दिन लेना है। ठीक है, ब्ला ब्ला जो भी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन कम करेंगे और बॉडी में टेम्परेचर कम हो जाएगा, चाहे वो बॉडी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो और एक एग्जांपल भी दिया गया यहाँ पे, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो और तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फीवर क्यों आ रहा है, इसका एक ही रीजन है, कुछ बॉडी के अंदर कुछ बाहर से कुछ तत्व आ गए, जिसकी वजह से बॉडी ने उसको निकालने के लिए या मारने के लिए एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया, एक हथियार का इस्तेमाल किया जो बॉडी के पास है, वो है हीट। ठीक है, तो हीट के जरिए से उसको नुकसान पहुंचा सके उस पैथोजन को, और बॉडी को सेफ रख सके। तो ये मैकेनिज्म है फीवर का, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड यूज करते हैं। और बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम करने के लिए एंटी पायरेटिक मेडिसिन भी है, जैसे पैरासीटामोल है, हेपारिन है, एस्प्रिन है, सॉरी। तो ये क्या करेंगे, ये जाके हाइपोथैलेमस पे काम करेंगे, हाइपोथैलेमस से बॉडी को
टेम्परेचर कूल कराने के लिए अफेक्ट कराएंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर, जैसे देखिए अब जैसा ही टेम्परेचर कम हुआ, कम को होने के लिए दो चीज़ें होंगी देखिए। एक, आप पसीना बहुत आएगा, यानी एवोपरेशन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट ओनली बाय स्किन। उसके बाद आप देखेंगे यूरिनेशन आएगा। ठीक है, यूरिनेशन सेकंड होगा। यूरिन में आप देखेंगे येलो कलर का, मोस्टली फीवर जिसको रहता है वो येलो कलर का यूरिन जाता है, उसके अंदर से हीट एलिमिनेट हुआ। ठीक है, तो ये साइंस एंड सिंबल्स हम देख सकते हैं फीवर के बारे में। तो हमने बॉडी टेम्परेचर के बारे में जानना, नॉर्मल टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस किस तरह होता है, थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, और आपका लिवर है, और खुद डाइजेशन है, ये सब चीज़ें हैं। हीट लॉस कैसा होता, स्किन के जरिए से, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से, यूरिनरी सिस्टम के जरिए से, और टेम्परेचर कौन मेंटेन करा रहा, हाइपोथैलेमस है। हीट लॉस कराने का वाहिद जरिया एक्सरसाइज है। और आपको काम करना है। और हीट लॉस इतना नहीं होना चाहिए जिससे बॉडी का नुकसान हो सके। कूल ज़्यादा होगा तो भी नुकसान है, टेम्परेचर लो होगा बॉडी के अंदर कोल्डनेस आ जाएगी, और पेशेंट डेथ भी हो सकता है। अगर हीट बढ़ जाए तो भी नुकसान है, डिहाइड्रेशन होगा, बीपी लो होगा, और अटैक भी आ सकता है। और फीवर के बारे में हम लोगों ने जाना, फीवर क्या है, इन्फेक्शन अगर बॉडी में आ जाए तो बॉडी के अंदर उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए जो बॉडी एक खेल, जो गेम प्लान कर रही है, उसको हम कहेंगे फीवर, जो हाइपोथैलेमस के जरिए से होगा। तो ये चीज़ें थी। इसके रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कल मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे।